हे एवरीवन, वेलकम बैक टू भारद्वाज क्लासेस। सो आज हम पढ़ने वाले हे एवरीवन, वेलकम बैक टू भारद्वाज क्लासेस। तो आज है इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 और आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। लास्ट लेक्चर में आपने इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, जो कि इन दोनों में कुछ रिलेशन बताता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओम्स लॉ, ठीक, आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी सर्किट है, कोई भी कंडक्टर है सर्किट में, यहाँ पर ये कंडक्टर है, इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये एक कंडक्टर है और इसके अक्रॉस मैंने एक कोई बैटरी लगा दी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V वोल्ट, और इसमें कुछ करंट फ्लो करेगी I। तो ओम्स लॉ बताता है V इज प्रोपोर्शनल टू I और I इज प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीन्स क्या होता है, क्या मीनिंग होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का? इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस देन अदर वन इज आल्सो इंक्रीजेस, इफ वन डिक्रीजेस देन अदर वन आल्सो डिक्रीजेस। तो V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। अगर I इंक्रीज होगा, फ्लो होने वाली करंट अगर इंक्रीज होगी तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा, या हम कहें I इज प्रोपोर्शनल टू V इंक्रीज होगा तो I भी इंक्रीज होगी। बट उन्होंने कंडीशन क्या बताई? कंडीशन एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस। कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस का मतलब क्या है? फिजिकल कंडीशंस क्या होती है? हमारे सराउंडिंग की कंडीशंस, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी। तो टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। आप ऐसे भी कह सकते हो, एट कांस्टेंट प्रेशर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट और करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो स्टेटमेंट क्या कहता है ओम्स लॉ का? एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस, फिजिकल कंडीशंस क्या हैं? टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा। एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across its ends, ठीक है। एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस पर जो करंट फ्लो कर रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस के, या पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। अगर आप स्टेटमेंट में ये टर्म नहीं लिखते हो, ये कंडीशन नहीं लिखते हो, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, तो आपका ओम्स लॉ का स्टेटमेंट अधूरा है, या आप कह सकते हो गलत है। कंप्लीट स्टेटमेंट क्या होगा? एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर, current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across its ends, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो अब तक हमने क्या देखा? V is directly proportional to I और I is directly proportional to V। ओके, यहाँ से अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊं तो हमेशा आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर V इज इक्वल टू होता है I R। दिस R इज नोन एज रेजिस्टेंस
of conductor. This R is known as resistance of conductor. ठीक है, तो अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। ये जो मैंने कहा था अभी मैं बताऊंगी ये सिंबल क्यों बनाया है, ये सिंबल होता है रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो कोई भी कंडक्टर है वो हमेशा एक रेजिस्टेंस ऑफर कराता है जब भी करंट उसमें से फ्लो करता है। क्यों कराता है? क्योंकि देखिए यहाँ पर मेटल है, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर रैंडमली मूव करते रहते हैं बिकॉज ऑफ रूम टेम्परेचर। ठीक है, वहाँ एक थर्मल वेलोसिटी होती है उनके पास, तो उसकी वजह से वो क्या करते रहते हैं, इधर उधर मूव करते रहते हैं। जब हम कोई भी बैटरी लगाते हैं या पोटेंशियल यहाँ पर लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो मूव करने की कोशिश करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो वहां पर उनके बीच में कोलिजन्स होते हैं। ठीक है, वो इधर उधर भाग रहे थे, अब वो एक डायरेक्शन में जाने की कोशिश करते हैं तो वो एक दूसरे को कोलाइड करते हैं और उस कोलिजन की वजह से क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है, एक अपोजिशन क्रिएट होता है और वही अपोजिशन जो होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट। जब करंट फ्लो कर रही होती है तो करंट के फ्लो को कंडक्टर जो है वो अपोज करता है, उसकी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपोज करते हैं, उस अपोजिशन को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, इसीलिए हम किसी भी कंडक्टर को आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी सिंबल हम आगे पढ़ेंगे सारे सर्किट एलिमेंट्स के। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बता दूं, तो रेजिस्टेंस क्या है, resistance is defined as opposition offered by the conductor to the flow of current। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो को अपोज करने के लिए जो अपोजिशन लगाता है कंडक्टर, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब मैथमेटिकली यहां से देखें तो रेजिस्टेंस क्या होगा, R इज इक्वल टू जाएगा V बाई I। तो इसको हम एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, ये नोट कर लिया, तो मैं आगे बढ़ती हूँ, इसे मैं रब कर दे रही हूँ। तो यहाँ से अगर अब हम स्टडी करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के बारे में अगर हम पढ़ें तो रेजिस्टेंस की एक डेफिनेशन तो हमने देखी, इट इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, नाउ अब मैथमेटिकली R जो है, R इज V बाई I। ठीक, इसको हम क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ potential difference across the conductor to current flowing through it। ठीक है, ये क्या हो गई, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन। क्लियर है इतनी बात। अब बट एक चीज यहाँ पर ध्यान देने की है, रेजिस्टेंस जो है वो पोटेंशियल बाय करंट दोनों का रेशियो है, बट रेजिस्टेंस कभी भी पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता और ना ही करंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये लेंथ पे, एरिया पे, मीन साइज ऑफ द कंडक्टर एंड द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड द टेम्परेचर।
जो जिस कंडीशन में हमने उस कंडक्टर को रखा हुआ है या वो सर्किट हमारा रखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम कह रहे हैं V बाई आई, बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द V यानी पोटेंशियल डिफरेंस एंड नॉट ऑन करंट। ठीक है, ये हो गई रेजिस्टेंस की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट की। ठीक है, यूनिट इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है ओम, क्योंकि इसके बारे में ओम जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था, उन्होंने ओम्स लॉ दिया। ओम्स लॉ में इसको इस टर्म को डिफाइन किया, तो इसकी यूनिट को रख दिया गया ओम और इसका सिंबल होता है लाइक दिस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम और दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस ओम। नाउ अब मैं कहूँ कि मेरे पास R जो है रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का वो 1 ओम है, तो ये 1 ओम कब होगा? जब V भी 1 वोल्ट हो और I भी 1 एम्पियर हो। ठीक है, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर। ठीक है, अब मुझे 1 ओम को डिफाइन करना है, तो आप 1 ओम को कैसे डिफाइन कर सकते हो? इफ 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर on applying 1 volt potential difference across its end, then the resistance of that conductor is 1 ohm। समझ में आया? अगर 1 वोल्ट का 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर 1 एम्पियर 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 1 ओम। ठीक है, अब आपसे कहा जाए डिफाइन 1 ओम, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? 1 ओम, 1 ओम को आपको डिफाइन करना है, तो क्या होगा? इफ 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर ऑन applying 1 volt potential across its ends, then resistance of this conductor is 1 ohm। ठीक है, तो आपको बिल्कुल कोई भी चीज रटनी नहीं है, हर चीज समझनी है कि भाई हम इसकी डेफिनेशन 1 ओम की याद करने की जरूरत ही नहीं है। हम कहाँ से देख सकते हैं? 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। अगर 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, कब? जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल लगाया है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? 1 ओम। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए। डन, चलो यहां तक बात हो गई रेजिस्टेंस की। ठीक है, यहां तक हमने क्या क्या पढ़ लिया आज? ओम्स लॉ के बारे में पढ़ लिया। ओम्स लॉ सेज दैट एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, और हमने क्या पढ़ लिया? V इज इक्वल टू आई आर होता है और R यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है। R इज इक्वल टू V बाई आई एंड रेजिस्टेंस इज द opposition offered by the conductor to the flow of current and it is the ratio of potential to current। ठीक है, यहां तक हमने समझ लिया। अब देखना है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे किया जा सकता है? हम ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है तो एक एक्सपेरिमेंट सेटअप होना चाहिए। तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है। यहाँ हमने एक वायर ले लिया। ठीक है, यहाँ वायर को रेजिस्टेंस के सिंबल से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि उसका कोई रेजिस्टेंस होगा। तो ये वायर ले लिया जिसका रेजिस्टेंस है R। अब यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दी, ये बैटरी का सिंबल होता है।
इसके बाद यहाँ पर मैंने एक स्विच लगा दिया और यहाँ पर हम एक अमीटर लगाते हैं। ठीक है, अमीटर इज व्हाट? अमीटर इज करंट मेजरिंग डिवाइस। ये क्या करता है? करंट मेजर करता है। और यहाँ पर हम लगाते हैं एक वोल्ट मीटर जो कि वोल्टेज डिफरेंस को यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। ठीक है, सपोज यहाँ आई। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर इस स्विच को ऑन किया। जब हम इस स्विच को ऑन करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या करा जाता है, इस बैटरी की वैल्यू को चेंज किया जाता है। चेंजिंग वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, पहले हमने कम रखा, सपोज 1 वोल्ट रखा। ठीक है, अब क्या देखा कि इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल आ रहा है, यहाँ से मेजर कर लिया और यहाँ से करंट मेजर कर ली और हमने एक टेबल बना ली V और I। सपोज 1 वोल्ट है और 1 वोल्ट पे ये मुझे 0.5 एम्पियर करंट मिली। ठीक है, इसको और इंक्रीज किया, एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, और इंक्रीज किया सपोज 2 वोल्ट, तो यहाँ देखा 1 एम्पियर करंट मिली। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि 4 वोल्ट कर दिया मान लो, तो 4 वोल्ट करा तो यहाँ पे 2 एम्पियर करंट मिली। ठीक, अब उसके बाद ये जो हमें डेटा मिलता है, इस डेटा से हम एक VI ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? VI ग्राफ। V और I के बीच में ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया 0, 0.5, 1, 1.5, 2। यहाँ पे भी ऐसे बना लिया हमने 1, 2, 3, 4। ठीक है, 1 पे क्या था? 0.5। ठीक, 2 वोल्ट पे आपको क्या मिला था? 1 एम्पियर। 4 वोल्ट पे आपको मिला 2 एम्पियर। इस तरीके से, और इस ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस ग्राफ को क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं। अब अगर ये ग्राफ ड्रॉ करने के बाद, प्रॉपर आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ये जो ग्राफ है, ये अगर आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है तो क्या होता है? ओम्स लॉ वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है? आपने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया, यहाँ पे एक बैटरी लगाई जिसकी वैल्यू वेरी की जा सकती है, एक स्विच लगाया, इसको स्विच या की कहते हैं, ये आपकी हो गई बैटरी। ठीक है, ये हो गया अमीटर, अमीटर इज करंट मेजरिंग डिवाइस, और ये हो गया वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर इज पोटेंशियल डिफरेंस मेजरिंग डिवाइस। इसको हमने वेरी किया और हमने देखा कि यहाँ पर 1 वोल्ट जब हो रहा है इसमें, तो यहाँ पर 0.5 एम्पियर शो हो रहा है। इसको वेरी किया, यहाँ पे 2 वोल्ट पे 1 एम्पियर शो हो रहा है, 4 वोल्ट पे 2 एम्पियर शो हो रहा है, और उससे हमने एक ग्राफ बनाया। अगर वो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, देन हमारा ओम्स लॉ क्या है? वेरीफाई है। क्योंकि ओम्स लॉ कहता है V एंड I आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए ग्राफ जो आता है वो हमेशा कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन कैसे होता है? अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है तो ओम्स लॉ सही वेरीफाई कर लिया हमने, हमारा जो सर्किट है वो सही है, कंडक्टर हमारा ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है। और अगर ग्राफ सही नहीं आता, इसका मतलब कहीं कोई प्रॉब्लम है, हमारा वेरिफिकेशन नहीं हुआ। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया वेरीफाई कैसे करना है? ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाना है, वैल्यूज लेनी है, एंड देन ग्राफ बनाना है। ठीक है, चलिए ये नोट कर लीजिए, और इसके बाद अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द VI ग्राफ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? हाउ टू फाइंड R फ्रॉम VI ग्राफ। ठीक है, चलिए ये V, ये I, आपको एक VI ग्राफ दिया है, और कोई भी कंडक्टर हमेशा ओम्स लॉ को ओबे करता है, तो उसका ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ठीक है, नाउ देखो
बच्चों यहाँ पर एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं स्लोप, ठीक है, स्लोप ऑफ ग्राफ। ये क्या होता है जरा इसको समझेंगे। स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट ले लेते हैं हम अपने ग्राफ पर, जो स्ट्रेट लाइन हमें मिली है कहीं भी, और इन दोनों पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर डाल लिए दोनों एक्सिस पे। ओके, दोनों एक्सिस पे क्या कर दिए, परपेंडिकुलर डाल दिए। ये मान लिया सपोज I1, क्योंकि I वाली एक्सिस है, I इन एम्पियर एंड V इन वोल्ट। इसको मैंने मान लिया I2, यहाँ मान लिया V1 और ये मान लिया मैंने V2। तो जो स्लोप होती है ग्राफ की वो हमेशा होती है यहाँ पर चेंज, y एक्सिस में कितना चेंज आया, ठीक है, चेंज को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा V, और x एक्सिस पे कितना चेंज आया, इसको मैंने I से, तो ये हो गया मेरा y एक्सिस पे चेंज अपॉन x एक्सिस पे चेंज, ठीक। तो ये कितना चेंज आया, V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1, और V बाई I अभी हमने क्या देखा था, किसके इक्वल होता है, रेजिस्टेंस के R के, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, स्लोप ऑफ VI ग्राफ, ठीक है। यहाँ से रेजिस्टेंस को आप एक और तरह से डिफाइन करते हो कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ VI ग्राफ। यहाँ मैं लिखूं रेजिस्टेंस इज इक्वल to the slope of VI graph, ठीक है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ VI ग्राफ, और हम स्लोप कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट लेते हैं, दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस, ठीक है। इट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, जिसका ये हमें VI ग्राफ गिवन है, ठीक है। तो यहाँ तक आज हमने ओम्स लॉ पढ़ा, ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ा और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ओम्स लॉ एंड दिस ग्राफ प्रॉब्लम एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। Then don't forget to watch that video, and if you are new to the channel then please subscribe the channel so that you will get the notification on time. Okay, thank you so much.